हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र, जिसमें हमारा चल रहा है गाइस मध्यकालीन भारतीय इतिहास। चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, यानी कि खिलजी वंश की बात करेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा, एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत हो। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र करनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स। देखिए, चैप्टर नंबर 1-2 हम कर चुके हैं, अभी हम करने वाले हैं खिलजी वंश, यानी कि चैप्टर नंबर 3। तो इसी एक पार्ट में ही हम क्या करेंगे, वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश नोट्स करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जलालुद्दीन खिलजी, तो नाम याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी ने जो है 1290। अच्छा, जो इससे पहले था गुलाम वंश था। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो आपका था 1206 से लेकर 1290 तक का, राइट। ओ सॉरी गाइस, तो 1290 तक का था, ठीक है। अब ये 1290 से कौन सा आ गया, आपका खिलजी वंश आ गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा वंश आता है और उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने उस वंश की स्थापना करी है। तो इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबा द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खरी, यानी कि किलूगढ़ी के महल में करवाई, ठीक है। ये नहीं कोई पूछ रहा। अच्छा, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार खिलजी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। चलिए, जिसने, देखिए, प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा, ठीक है। तो तुर्की सुल्तान पहला तो नहीं था, लेकिन किस लिए था वो रहा ही, इसलिए था पहला, यानी कि उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा, ठीक है। नहीं तो इससे पहले कहा गया कि जो राजा है वो निरंकुश होना चाहिए। यहाँ पे बात हो गई उदार निरंकुशवाद की, ठीक है। तो जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने क्या किया, अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। तो दो नाम हो गए, एक जलालुद्दीन, एक हो गया आपका अलाउद्दीन, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पे है मलिक छज्जू, तीसरा नाम। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्रदान हुई। मतलब कहानी कुछ हो गई 3 नाम के साथ, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मलिक छज्जू, राइट। तो ये तो बंदा है सुल्तान, इसने इसको उपाधि दी किसकी, अमीर तुजुक की। अब इसके संग विद्रोह हो रहा था, तो हेल्प कौन कर रहा है, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन हेल्प कर रहा है, तो अलाउद्दीन को क्या उपहार में मिल गया, मतलब क्या किया गया, कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई, जलालुद्दीन से हुई। 3 नाम याद रखिएगा अभी तक में। अच्छा, अलाउद्दीन जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने, अच्छा, पहला सुल्तान ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो पहला सुल्तान यहाँ पे जब हमने बात करी, पहला तुर्की सुल्तान जिसने उदार निरंकुशवाद को अपनाया, राइट। और अलाउद्दीन यानी जो सेकंड नाम आया है, ये पहला सुल्तान क्यों है, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि इसने कहा भैया राज्य का धर्म है। जैसे गाइस, भारत, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं साथ साथ। तो भैया इसने क्या किया, अलाउद्दीन ने कहा धर्म पर राज्य का नियंत्रण, मतलब धर्म ऊपर राज्य से, ठीक है। अच्छा, तो उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीरुल मुमनीन बताया, ठीक है। तो गाइस ये याद कर लीजिएगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं दूसरे बंदे की, अलाउद्दीन की, ठीक है। जब उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा, सॉरी, वह जो है, वह मतलब ये अलाउद्दीन क्या है, उलेमा वर्ग जो लाइक जो बड़े लोग होते थे उनके, ठीक है। तो उनके प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी, मतलब ये क्या था, एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अच्छा, उसने क्या किया, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। मतलब गाइस ये हुआ, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करी। किसने करी, अलाउद्दीन ने करी। 2 नाम, जलालुद्दीन पढ़ चुके हैं, अब अलाउद्दीन चल रहा है हमारा। अच्छा, तो उसने सिक्कों पर
इसी चीज़ को अंकित कराया। ठीक है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन है? जफर खां। मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। ठीक है। तो एक नाम याद रखिएगा, जफर खां। अभी तक में 3-4 नाम आए हैं अभी तक में। ठीक है। अच्छा, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये तो एक मूवी भी आपने देखी होगी, पद्मावत, राइट? तो थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो अलाउद्दीन की बात हो रही है। पद्मिनी यानी कि पद्मावती नाम था उसमें। पद्मिनी ये किसकी वाइफ थी? ये नाम भी याद रखिएगा, किसकी वाइफ थी? तो राणा रतन सिंह की वाइफ थी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़, ये जगह भी याद रखिएगा, मेवाड़ राजस्थान में। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, राइट? तो कहानी कुछ ऐसी थी कि अलाउद्दीन को ये पसंद आ गई होंगी। ठीक है। अब क्या हुआ? वो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ गया लड़ने। अब लड़ते लड़ते क्या हुआ? जो हस्बैंड थे यानी कि राणा रतन सिंह मर गए, और पद्मिनी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, मतलब आग में कूद कर जान दे दी। अच्छा, पद्मिनी की कहानी के आधार पर क्या हुआ? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, नाम याद रखिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित क्या काव्य पुस्तक क्या? पद्मावत है। तो गाइस कहानी ये है कि 1540 मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत। ठीक है। और कहानी किसकी थी? यही वाली कहानी थी। ठीक है, पद्मिनी की। आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस मतलब देखिए, कहने की बात है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। ठीक है। तो इन विद्रोह के कारणों पर विचार करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए क्या है? 4 अध्यादेश जारी किए। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई अलाउद्दीन खिलजी, उनके 4 अध्यादेश, राइट? पहले अध्यादेश के द्वारा इनने क्या बोला? उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि व्यक्तियों से वापस ले ली गई। ठीक है। और सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। ठीक है। तो यहाँ पे अध्यादेश की बात हो रही है। तो पहला अध्यादेश क्या कह रहा है कि जो भी उपहार मिल रहे हैं सरकारी अधिकारियों, मतलब उपहार मिल रहे हैं या पेंशन या दान, ये सारी चीज़ें अब वापस ले ली गई, नहीं दी जाएगी। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से जो है कर लेने का आदेश भी दे दिया गया। चलिए, दूसरा अध्यादेश क्या कहता है कि गुप्तचर विभाग का संगठन हो गया। तीसरा अध्यादेश क्या कहता है यहाँ पे कि मादक द्रव्य यानी कि जो शराब है, भांग है, इसका प्रयोग, जुआ खेलना, इन सब पे रोक लगा दी गई। चौथा अध्यादेश क्या कहता है? सरदारों अमीरों की जो दावतें हैं, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इन्होंने कहा भैया अगर आपको दावत विवाह ये सब करनी तो पहले सुल्तान से परमिशन लो, उसके बाद करो। ठीक है। तो ये 4 अध्यादेश किसके द्वारा आए? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो दूसरा बंदा अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी। चलो आगे बढ़ते। 4 अध्यादेश हैं इनके इंपॉर्टेंट। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय क्या है? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है। तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष क्या है? एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। मतलब इस बंदे ने, रामचंद्र देव ने कहा कि अलाउद्दीन को हम हर साल क्या है? एलिचपुर की आय भेजेंगे, यानी कि इनकम जो है। अब क्या होता है कि 1305 और 1306 में क्या है? उसने ये जो कर है उसको दिल्ली नहीं भेजा। इन्हें का जो ये आय थी ना, इनकम जो हो रही थी एलिचपुर से, तो एलिचपुर याद रखिएगा, देवगिरी याद रखिएगा, ये बंदा याद रखिएगा, इसको भेजना है। अब 1305 और 6 में तो उसने ये आय नहीं भेजी। अच्छा, जिस कारण क्या होता है 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर, नाम आ गया एक और इम्पोर्टेंट, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजी? देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है? अलाउद्दीन, रामचंद्र कहाँ का? देवगिरी का। एलिचपुर की आय भेज रही थी, 1305-6 में नहीं भेजी। तो साथ में क्या किया? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को क्या है लोगों के संग भेज दिया आक्रमण करने के लिए। कहाँ पे? देवगिरी पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हो गए और आत्मसमर्पण कर लिया। तो अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और उसे क्या है? राय रायन की उपाधि दे दी। मतलब भैया ये हार तो गए लेकिन फिर भी उसे क्या है? राय रायन की उपाधि दे दी। मतलब उसके संग अच्छा व्यवहार किया। अच्छा, 6 महीने पश्चात उसे जो है 1 लाख सोने के टंके और क्या है? नवसारी का जिला देकर उसे राज्य जो है वापस भेज दिया। मतलब इनने ऐसा कुछ किया नहीं ज़्यादा। ठीक है, इनको जो है माफ़ कर दिया, जो भी कह लो। रामचंद्र देव हारने के बाद भी इनको क्या है? माफ़ कर दिया और इन्हें अपने राज्य भेज दिया वापस से। ठीक है। 1312 में क्या है? मलिक काफूर वही जो आक्रमण करता है, मतलब
अपना इसके नेतृत्व में जो आक्रमण होता है, ठीक है। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन के संग, तो गाइस आपने इसका नाम भी सुना होगा, पद्मावत में भी सुना होगा जो मूवी देखी होगी। तो मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया। तो भैया रामचंद्र के पुत्र थे शंकरदेव, तो इनने फिर एक अभियान, तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। अच्छा, मलिक काफूर क्या था, कह सकते हैं दास था या जो भी था, उसका काम करता था, उसके साथ रहता था। तो मतलब इसे क्या किया था, प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था अलाउद्दीन ने? गुजरात विजय के दौरान। और इसे क्या है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। किसे? मलिक काफूर को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट बात हो गई, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने कहा गुजरात विजय के दौरान इसे प्राप्त किया था, खरीद लिया होगा 1000 दिनार में। अच्छा, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। तो ये हो गए एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया गाइस कि पहली बार ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पहली बार जो है भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल किसने करवाया था, मतलब स्टार्ट किया था। तो वो किया था अलाउद्दीन ने, ठीक है। तो अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग यानी कि दीवाने मुस्तखराज की स्थापना करी। तो ये हो गई कहानी, ये आपको पता होनी चाहिए, दीवाने मुस्तखराज। इसी चीज़ के लिए इन्होंने एक क्या बना दिया, डिपार्टमेंट यानी कि विभाग बना दिया। तो अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे खुद मुकद्दम या चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार जो है छीन लिया। मतलब जो पहले लगान जो वसूल करते थे वो कौन होते थे? खुद होते थे, मुकद्दम होते थे, चौधरी होते थे। ये जो है किसानों से लगान लेते थे, राइट। अब इनसे तो ये अधिकार ले लिया, ठीक है। अच्छा, फिर है उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त हो गए इन लोगों के, ठीक है। इनके पास कुछ विशेषाधिकार होंगे जो समाप्त हो गए। तो उनकी भूमि पर से कर लिए जाने लगा, मतलब इनसे भी अब कर लिया जाने लगा। पहले ये लोग कर लेते थे लेकिन अब इनसे भी कर लिया जाने लगा। बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी कि जो जमींदार है, वलाहार यानी कि किसान, साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रह गया। मतलब जो पहले बंदे कर लेते थे अब वो भी कर देने लगे। और कर लेते किससे थे? किसान से लेते थे। अब भैया ये भी कर दे रहे, ये भी कर दे रहे, तो दोनों में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। तो ये भी भैया निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था। अच्छा, उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरा और पेंशन तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः क्या है, खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। मतलब कहानी ये हुई कि जो अलाउद्दीन था उसने जितने लोगों को ये फालतू में भूमि दी गई थी ना, जगह दी गई थी, मतलब फ्री में दी गई थी, उन सबसे ले ली और उसको किस में ऐड कर दिया? उसे खालिसा भूमि में ऐड कर दिया। खालिसा भूमि में जब उसे ऐड कर दिया तो ये क्या हो गई आपकी, अधिक पैमाने पर विकसित होने लगी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, उपज का 50% भूमिकर यानी कि खराज भी बोलते हैं, भूमिकर को खराज बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर के रूप में निश्चित किया, ठीक है। उपज का 50% क्या हुआ? भूमिकर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व मतलब निश्चित किया। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसने क्या करा, उसने कहा कि पहला बंदा ऐसा था जिसने भूमि की वास्तविक आय जो होगी उस पर ये राजस्व ले रहा है, राइट। भूमि की वास्तविक आय जो होनी चाहिए मतलब उस पर राजस्व। तो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण की नीति लागू की। तो ये भी आपको पता चल होना चाहिए कि बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण की नीति किसने लागू करी? तो अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने जो है मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। तो ये नाम भी हो गया इंपॉर्टेंट, मलिक कबूल। क्या हो गया? बाजार का अधीक्षक कह लीजिए या शहना कह लीजिए। तो लिखा है बर्नी। इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विरोध के विचार पर पनपने देना बताता है, ठीक है। मतलब गाइस ये हुआ, बर्नी ने कहा भैया बर्नी ने बोला कि ये जो सुधार है ना, बाजार सुधार क्यों कर रहे हैं? तो एक तो हो गया मंगोलों के विरुद्ध विशाल सेना तैयार करना,
दूसरा होगा हिंदुओं में जो विद्रोह है उसका विचार ना पनपे, ऐसा विद्रोह ना करे, मतलब हिंदू जो है इन राजाओं या सुल्तानों का विद्रोह ना करे। अच्छा, सल्तनत कालीन शासक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी। ठीक है गाइज, तो जैसे कि आज भी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट करने वाला कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम इस ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये पूछ लिया तो सबसे पहले किसने करी या पहले किसने करी? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में किसने करी? जब भी। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसने करी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर, एक हो गया घरी कर, दूसरा हो गया चराई कर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 कर जो घरी कर चराई कर है कौन लाया? अच्छा, घरी कर मतलब घरों और झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर, और चराई कर क्या होता है? दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। ठीक है, तो ये दोनों कर की बात हो गई, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व अलाउद्दीन खिलजी, भूमि कर 50% अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने क्या किया कि जो ये फालतू में भूमि दी गई थी फ्री में उसको ले लिया, खाली सा भूमि बना दी गई, सब अलाउद्दीन खिलजी की कहानी चली गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच क्या है? सीमा रावी नदी थी। मतलब इसने बोला कि एक रावी नदी फ्लो हो रही है, रावी नदी आपको पता है। ठीक है, तो इसके इधर हो गया दिल्ली सल्तनत, इधर हो गया आपका मंगोलों का था एरिया, ये वाला मंगोलों का एरिया था, ये हो गया आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अच्छा, तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में शिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक शादी ने उन्हें हरा दिया था। आगे है कि मुबारक खिलजी। तो गैस एक तो यही बात हो गई कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में शिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंधु को पार किया, लेकिन समाना के सूबेदार थे मलिक शादी ने उन्हें हरा दिया। दूसरा हो गया मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो खलीफा घोषित किया मुबारक खिलजी ने खुद को। अच्छा, उल इमाम खलाफत उल लह आदि उपाधि धारण की, जिसके वे क्या है सर्वथा मतलब अयोग्य था। कौन बंदा? मुबारक खिलजी की बात हो रही है। अच्छा, अब लिखा है नासिरुद्दीन खुसरव शाह, कहानी है 1320 की। तो हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण करी। तो इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। तो बंदे का नाम है आपका नासिरुद्दीन खुसरव शाह की बात हो रही है यहाँ पे। हिंदू से परिवर्तित मुसलमान, खुतबा पढ़वाया, पैगंबर का सेनापति कहा, लोगों ने इसे इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया इसके टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गई बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो लिखा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अच्छा, बर्नी ने कहा है तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इसमें गए हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 नाम पढ़े, एक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा हो गया अलाउद्दीन खिलजी। कहानी खत्म हो गई इस 2 नाम पे हमारे पूरे चैप्टर की। तो हमें ज़्यादा नाम तो इसमें याद ही नहीं रखने। अलाउद्दीन खिलजी के संग एक मलिक कफूर नाम याद रखिएगा। चलिए, तो जो ये कहानी बोली गई है ये वाली, ये किसके लिए बोली गई है? आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसने बोली? बर्नी ने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बर्नी का भी नाम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है जाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वे स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। ठीक है, तो मैं राज्य की भलाई और राज्य की भलाई अथवा
अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन के राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। ठीक है, तो कहानी हो गई आपकी, बर्नी ने कहा और अलाउद्दीन के लिए कहा। ठीक है, उसने कहा जो सही है मैं वो करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है वह राज्य की सार्वभौमिकता के विषय में राज्य की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र था। ठीक है, तो उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा से अनुमति लेना जो है आवश्यक नहीं समझा। तो ये भी एक हो गई इंपॉर्टेंट बात कि इसने जो है खलीफा से अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने जो है खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की कि भैया मुझे मेरे पद की वो दे दिए मान्यता। खलीफा से दी जाती होगी, मतलब ली है सुल्तानों ने, इन्होंने नहीं जरूरी समझा। अच्छा, कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये नाम भी आता है आपका अलाउद्दीन का। तो यहाँ लिखा है अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करी और सिक्कों पर इसे अंकित भी करवाया। ठीक है, वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल, क्या नाम लिखा है इसमें, अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने जो ये अपना विचार है उसको क्या करा, त्याग दिया। चलो, दिल्ली की किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो है मनोपाधि धारण करी? तो ये हो गया क्वेश्चन रिपीट। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो गाइस आंसर है जफर खां। चलिए आइए देखें। तो अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति यानी कि जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक क्या है, प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम बताओ। तो हमने पढ़ा था राणा रतन सिंह। ठीक है, अब क्या होता है, 15 कहानी है, 15 एक मिनट दोस्तों, 1540 की कहानी है। एक बुक थी, काव्य पुस्तक थी जिसका नाम है पद्मावत। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या है, पद्मिनी जो है चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी मतलब बहुत ही सुंदर विदुषी पत्नी थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शेबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना जो है आपकी शेबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी थी ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कथन, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण लिखा है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था अलाउद्दीन। ठीक है, तो गाइस देखिए दक्षिण में कब्जे की बात तो नहीं सोची थी। ठीक है, हाँ धन बिल्कुल प्राप्त करना चाहता था। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका, ये सही है, मतलब कारण गलत कथन सही। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, सी है, मतलब ए सही है, आर गलत। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर ASL लाल ने लिखा था कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा थी। अच्छा, तो उसकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था, मतलब जो दक्षिण राज्य हैं उनकी आंतरिक जो नीति थी उसमें हस्तक्षेप करना ऐसा कुछ सोच नहीं थी अलाउद्दीन की। वे इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। तो गाइस अगर बात करें ना, तो जो ये मुस्लिम शासक हैं जो भारत में आए थे, तो उन्होंने पूरे भारत की अगर बात करें तो गाइस पता नहीं क्या है हिस्ट्री, फिर भी इन्होंने पूरे दक्षिण में वो गए नहीं। ठीक है, और राजस्थान या राजपूताना जो एरिया था इधर वो गए नहीं, नॉर्थ ईस्ट में वो गए नहीं। यहाँ थोड़ा बहुत एरिया जो है आपका बिहार यूपी वाला, यहाँ पे रहे हैं बस।
चलिए नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो हमने पढ़ा था रामचंद्र देव था, ठीक है। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष जो है एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। अब क्या होता है 1305-6 में ये आय नहीं भेजता है, तो 1307 में क्या होता है कि मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना कहाँ पहुँचती है, देवगिरी पहुँचती है, आक्रमण करती है और राजा रामचंद्र देव जो है युद्ध में पराजित हुआ और उसने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। कहानी हमने पढ़ रखी है। अच्छा, तो यहाँ है सूची 1-2 दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था चित्तौड़, तो चित्तौड़ में कौन था भैया, राणा रतन सिंह थे, राइट। और देवगिरी में अभी हमने पढ़ा रामचंद्र देव थे, ठीक है। फिर अब हमारे पास गुजरात है और यहाँ पे है रणथंभौर, तो ठीक है। बी का है 4, सी का है 2, तो बी का है 4 और सी का है 2, तो आंसर हमें मिल गया है डी, ठीक है। यानी कि पहले का तीसरा है, यानी कि रणथंभौर का है आपका हमीर देव और इसका हो गया आपका कर्णदेव, राइट। तो देखिए डी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन है IAS का होगा और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है मैं बता दूं और बाकी आप लोग। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया था। तो गाइस ये हो गया एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये है कहानी मलिक काफूर की। ये देखिए IAS में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, PCS में ये जरा मुश्किल है ऐसा पूछना, ठीक है। अच्छा इसमें पढ़ लेते। तो मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। अब भैया ये इसके तो इतनी डीप स्टडी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो हमने कहा दो नाम है इसमें पूरा, एक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। तो बहुत ही आसान है इस चैप्टर में, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आंसर आता तो है। अलाउद्दीन की राजत्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कि शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना थी। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इन रात, पेंशन, वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। तो खालिसा भूमि क्या है यहाँ पर अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को जो है 50% तक कर दिया, ठीक है, उत्पादन यानी कि उपज का 50%। फिर वही आंसर है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और आ गया, यहाँ पे लिखा है BNC यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। फिलहाल जो है इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, अभी ये जो तुगलक वंश है आगे देख लेंगे जब आएगा तब। तो लिखा है खिलजी ने जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर निश्चित किया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। उसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया, ठीक है, भूमि की पैमाइश करवाकर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर लगाए, एक हो गया आपका मकान और एक हो गया आपका चराई कर। तो गाइस मकान और चराई मतलब यहाँ पे घरी कर और चराई कर, ठीक है। तो उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने 2 में भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी जबकि अलाउद्दीन की पैमाइश पर, ठीक है। तो ये चीज़ है पैमाइश पर किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अनुमान पर, अनुमान मतलब भूमि की पैमाइश कराने के बाद कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अनुमान पर लगाया 50% कर। अच्छा, सुल्तान जिसने, ये हो गया रिपीट क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, आंसर भी देख लीजिएगा। अच्छा, किस नपाई, ठीक है। तो इसमें लिखा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। नपाई का या हम कह सकते हैं पैमाइश का, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए फिर से देखते हैं। इसमें लिखा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 50% भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश या
या हम क्या, पैमाइश एवं प्रतिबिस्ता उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भी केवल दोआब, दोआब क्या होता है गाइस, दो नदियां हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, तो दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का जो है आपका 50% राजस्व जो है वसूलने स्टार्ट किया था। अच्छा, किसानों के विद्रोह के कारण के कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश क्या करा, वापस से दिया। किसकी बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की। अच्छा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है इसमें। तो पहला इसमें लिखा है, उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की, यानी कि पैमाइश करने के बाद 50% कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो गैस इसने ये अपनी पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया। बिल्कुल कर दिया, ठीक है। तो जो भी अधिकार थे गवर्नरों को, उन गवर्नर कह रही है अधिकारियों से अधिकार जो है वापस ले लिए इसने। बिल्कुल ये किया, मतलब ये भी किया, ये भी किया। तो आंसर है हमारा सी, यानी कि 1 और 3। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर थी। मतलब ये जो कहानी है वो दिल्ली और उसके आसपास की थी। तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना जो है शुरू किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग यानी कि दीवान ए मुख्तक राज की स्थापना करी। तो अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। और कौन कौन थे जो लगान लेते थे, वो थे आपके खुद मुकद्दम या चौधरी। इनसे ये लगान लेते थे तो उनने वो अधिकार इनसे छीन लिया और उनके सारे जो विशेषाधिकार हैं उनको भी समाप्त कर दिया। उनकी भूमि पर कर लिए जाने लगा, बाकी यानी सभी कर भी ये देने लगे थे, ठीक है। अच्छा, जो खुद यानी कि जमींदार और जो बलाहार यानी कि जो किसान थे, उनमें अब कोई भी अंतर नहीं रह गया था। चलिए अब देखिए, यहाँ लिखा है कथन, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया। बिल्कुल सही बात। वे दिल्ली में अपने राजभवन, मतलब कारण पढ़ रहे हैं, वे दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो गाइस ये बकवास बात है, ठीक है। चलिए, तो ए तो सही है लेकिन आर जो है गलत है, यानी सी हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त करे। उसने मलिक कबूल को शहना या आप कह सकते हैं बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों, पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी। उससे विस्तृत अधिकार दिए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। अच्छा, बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव और बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था, ठीक है। कौन देता था, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम कर रहा है मलिक कबूल, यानी कि बाजार का अधीक्षक, ठीक है। तो बर्नी ने इन बाजार सुधारों का उद्देश्य बताया। उसने का उद्देश्य ये था कि मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में जो विद्रोह हो रहे थे, विद्रोह के जो विचार थे उसको ना पनपने देना। ये बताया कि इस वजह से आया बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण। इसमें लगा कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 रिपीट हो रहा है, बाजार सुधार से है। अच्छा, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो गाइस रिपीट तो हो गया लेकिन कहानी इतनी बड़ी लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी आंसर है। तो इसमें देखते हैं क्या नया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और उसे जो है नगद वेतन दिया। तो ये नई बात आ गई, ठीक है। तो इसने कहा केंद्र में इसने क्या बड़ी और स्थायी सेना रखी, उसे नकद वेतन दिया यानी कि कैश दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो ये हो गई पहली बात, पहला सुल्तान था।
तो उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। ठीक है, तो बनी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना जो है 5 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के जो मूल्य है ना उसको निश्चित किया और उसकी जो दरें हैं वो क्या कर दी, कम कर दी। तो यही हुआ कि सेना अच्छी तरह से रह पाए, इस वजह से ये क्या लाया, मूल नियंत्रण या बाजार नियंत्रण पद्धति को लाया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई, तो ये हो गया रिपीट। अच्छा, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया, तो आंसर है सी, बहुत सफलता प्राप्त की। चलिए, सफलता मिल गई। तो अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना, विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। तो इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायता विस्तृत अधिकार दिए। उसने नियमों को जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और ये जो काला बाजारी है ये हो गई बंद। अच्छा, निम्नलिखित में से किससे मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, तो गाइस वही आंसर है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, सल्तनत काल में सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, फिर वही हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने 2 कर लगाए, एक हो गया घरी कर, एक हो गया चराई कर। घरी मतलब घरों झोपड़ियों पर लगाया जाता था, चराई कर यानी कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 में क्या होता है, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, कौन सी नदी थी, रावी नदी। रावी नदी के एक साइड थे मंगोल, दूसरी साइड थे आपके ये दिल्ली सल्तनत वाले। तो कौन सी नदी गई, रावी नदी। तो 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी जो है आपकी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। अच्छा, तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। देवगिरी लिखा है यहाँ पे शंकर देव, ठीक है। दूसरा लिखा है वारंगल, यहाँ लिखा है रामचंद्र देव, ठीक है। फिर होयसल वीर बल्लाल और मदुरा में है वीर पांडे। UPPTSP 2018 का क्वेश्चन है, गलत कौन सा हो गया, वारंगल में आपका रामचंद्र देव, जबकि ये देवगिरी के थे, ठीक है। अच्छा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हो गया, आपका रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था शंकर देव। तो गाइस फिर से ऊपर पहुंचते हैं। तो देखिए, देवगिरी ये आपका शंकर देव बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी आपका सही है, ये थे फादर और ये थे इनके बेटे यानी कि SON सन, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था कौन, शंकर देव। तो यहाँ का शासक जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था और इसकी जो राजधानी थी वारंगल थी, ओके। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, तो वारंगल का आंसर प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो बंदा था आपका मुबारक खिलजी, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बन गया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खलीफत
उल्लह की उपाधि धारण कर ली। तो गाइस कहानी यहाँ हो गई खत्म। नेक्स्ट आपका आएगा तुगलक वंश। दो वंश हमने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया हमने गुलाम वंश, दूसरा हमने पढ़ लिया आपका खिलजी वंश। ठीक है, और आपको इसमें क्या याद रखना है, जो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, और जो इसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका आएगा तुगलक वंश। ठीक है, चलिए फिर हम तुगलक वंश में तुगलक वंश का पढ़ेंगे। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे और अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो आप जो है मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को उस तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तुगलक वंश के तंग, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।